हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस और आज हमारी 12वीं क्लास है। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे रैंक से रिलेटेड कुछ और रिजल्ट्स और उसके बाद पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। पिछली क्लास में हमने मैट्रिक्स को कॉलम एक्लन फॉर्म में चेंज किया, नॉर्मल फॉर्म में चेंज किया और वहाँ से मैट्रिक्स की रैंक कैलकुलेट की। उसके बाद हमने रैंक से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे, तो कुछ और रिजल्ट्स हम देखते हैं रैंक से रिलेटेड। इनका थ्योरेटिकल प्रूफ हम नहीं करेंगे क्योंकि इनका थ्योरेटिकल प्रूफ वेक्टर स्पेस से होते हुए चलता है और वेक्टर स्पेस हम बाद में पढ़ेंगे। वैसे भी ये प्रूफ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं रिजल्ट्स के साथ। इसमें पहला रिजल्ट ये कहते हैं कि मैट्रिक्स की रो रैंक हो, कॉलम रैंक हो या नॉर्मल रैंक हो, वो तीनों इक्वल होंगी। यहाँ रो रैंक से इनका मतलब है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो एक्लन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। वो एक्लन फॉर्म जो हम सिर्फ रो ऑपरेशंस की हेल्प से बना रहे थे, उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होगी, वो कहलाती है रो रैंक। इसी तरह जब सिर्फ कॉलम ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, उसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स आते हैं उसको हम बोलते हैं कॉलम रैंक। और नॉर्मल फॉर्म में जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है उसको बुक में कहा हुआ है रैंक। आप किसी भी मेथड से करिए वो रैंक इक्वल ही आएगी। नेक्स्ट रिजल्ट, ये हम पिछली क्लास में एग्जांपल से देख भी चुके हैं। ये एग्जांपल हमने पिछली क्लास में लिया था। इसमें मैट्रिक्स ए ये थी और बी ये थी और हमने ये देखा था कि ए प्लस बी की रैंक, मैट्रिक्स ए प्लस बी की रैंक ए की रैंक और बी की रैंक के सम से कम या उसके बराबर हो सकती है। और बराबर के लिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ब्रेक करके दो मैट्रिक्स भी बनाई। और उसके बाद इन्हीं एग्जाम्पल से हमने ये भी कहा था कि ए बी की जो रैंक होगी, प्रोडक्ट ए बी की रैंक मैट्रिक्स ए की रैंक और बी की रैंक दोनों से कम होगी, या हम कह सकते थे कि उनके मिनिमम से कम होगी। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो ए की रैंक और बी की रैंक का मिनिमम है, ये ए बी की रैंक का एक अपर बाउंड है, ऊपर वाला बाउंड है। वहीं अब दूसरे सेंस में देखेंगे तो ए बी की रैंक ए की रैंक प्लस बी की रैंक माइनस नंबर ऑफ रोज होंगी। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ए और बी दोनों ही स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी। तो जब ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी तो ए बी की रैंक ए की रैंक प्लस बी की रैंक माइनस नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ रोज से ज़्यादा होगी। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये एक लोअर बाउंड की तरह काम करता है ए बी की रैंक पे। तो जब इस एग्जांपल को आपने कैलकुलेट किया होगा तो आपने पाया होगा कि ए की रैंक 2 है, बी की 1 है, ए प्लस बी की 2 है। इसी तरह ए बी की 0 और बी ए की रैंक 1 आई होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए बी की रैंक 0 है, वहीं ए की रैंक 2 है और बी की रैंक 1 है। तो ए बी की रैंक इन दोनों के मिनिमम से कम ही है। वहीं दूसरी तरफ रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो रैंक ऑफ ए 2 है, रैंक ऑफ बी 1 है और नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है, ये आता है 0। आप ए और बी का रोल भी चेंज कर सकते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि रैंक ऑफ बी ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ
ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन। इस केस में भी आप पाएंगे कि ये राइट हैंड साइड तो ज़ीरो ही है, जबकि बी ए की रैंक एक है, तो बी ए की रैंक एक है और इस तरफ ज़ीरो है, तो भी ये इनइक्वालिटी वैलिड है। और ये इसी पर्टिकुलर एग्जांपल में नहीं बल्कि सभी मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। तो आप इनको एज ए रिज़ल्ट ही याद रखेंगे कि हमेशा ए प्लस बी की रैंक ए की रैंक और बी की रैंक के सम से कम होगी। ए बी की रैंक ए प्लस रैंक बी माइनस एन से ज़्यादा होगी, और प्रोडक्ट की रैंक हमेशा दोनों मैट्रिक्स की रैंक से कम या किसी एक के इक्वल हो सकती है। नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर हमारे पास कोई एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए, और बी कोई भी दूसरी मैट्रिक्स है, इस तरह से है कि प्रोडक्ट ए बी डिफाइंड है, कि ए बी डिफाइंड है, तो आप पाएंगे कि जो ए बी की रैंक है वो बी की रैंक के बराबर ही होगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि किसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर मैट्रिक्स की रैंक पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो सेम रहेगी। किसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से अगर आपने किसी दूसरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया है तो उस दूसरी मैट्रिक्स की रैंक प्रोडक्ट की रैंक के इक्वल ही होगी। अगले दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं। कहते हैं कि अगर मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट हो, आइडेम्पोटेंट हमने पढ़ा हुआ है पहले कि किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर उसी के इक्वल आ जाए, हम मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट बोलते थे। अगर मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो ये हमेशा वैलिड है कि ए की रैंक प्लस आइडेंटिटी माइनस ए की रैंक हमेशा के नंबर ऑफ रोज या कॉलम के इक्वल आएगी, मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल आएगी। आप इसको इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए का मतलब है ए माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, और ए कॉमन लिया जाए तो ये होगा आइडेंटिटी माइनस ए टू ज़ीरो। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं कि ए की रैंक और आइडेंटिटी माइनस ए की रैंक का सम हमेशा मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल ही आएगा। और नेक्स्ट रिजल्ट बहुत बार प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है। कहते हैं कि ए अगर कोई भी एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए की रैंक एन है, अगर आप डिटर्मिनेंट वाली डेफिनेशन से रिकॉल करेंगे तो मैट्रिक्स ए की फुल रैंक होने का मतलब है उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो मैट्रिक्स की रैंक फुल है, तो मैट्रिक्स की रैंक मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल आएगी। अब इनका कहना है कि अगर ए की रैंक एन है तो उसके एडजॉइंट की रैंक भी एन ही आ जाएगी, एडजॉइंट की रैंक भी फुल ही होगी। और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट भी नॉन ज़ीरो ही आएगा। और वहीं से आप ये भी याद रख सकते हैं कि फिर एडजॉइंट की रैंक भी पूरी ही आएगी। दूसरे रिजल्ट में ये कहते हैं अगर मैट्रिक्स ए की रैंक उसके टोटल ऑर्डर से एक कम हो, मान लीजिए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 और रैंक है 2, या मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4/4 और रैंक है 3, अगर मैट्रिक्स की रैंक उसके ऑर्डर से एक कम है फिर एडजॉइंट की रैंक एक ही आएगी, ठीक है। अगर मैट्रिक्स की रैंक उसके ऑर्डर से एक कम है, एडजॉइंट की रैंक हमेशा एक ही आएगी। और लास्ट रिजल्ट कहता है कि अगर मैट्रिक्स की रैंक अपने ऑर्डर से 2
कम हो जाती है या उससे भी ज़्यादा कम हो जाती है, जैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लेते हैं 5 है और मैट्रिक्स की रैंक 3 हो जाती है या 2 हो जाती है, n-2 से कम हो जाती है, तो एडजॉइंट हमेशा 0 आएगा। अगर मैट्रिक्स की रैंक n-2 से कम हो जाती है तो फिर एडजॉइंट हमेशा 0 ही आएगा। एज ए रिजल्ट आप इनको याद रखिए, ज़रूरत पड़ने पर हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले हम ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं। जनरली कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं इक्वेशन, और जहाँ वेरिएबल्स की पावर 1 रहे से ज़्यादा ना जाए उस एक्सप्रेशन को हम कहते थे लीनियर पावर 1। ऐसी इक्वेशन जहाँ पावर 1 के वेरिएबल रहें तो हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, और जब वो एक से ज़्यादा हो जाएंगी तो उसको कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस वीडियो में आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड पहले पढ़ चुके हैं। एक हमने पढ़ा था क्रैमर्स रूल, और दूसरा हमने पढ़ा था बाय इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और हमने वहाँ कहा था कि इन दोनों मेथड्स की लिमिटेशंस हैं कि मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तभी वो दोनों मेथड्स एप्लीकेबल थे, और मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए तभी एप्लीकेबल थे। और अब हम ये देखेंगे कि इस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शंस की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं पुरानी प्रॉब्लम्स के साथ। आप रिकॉल करेंगे 9th 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि आपको दो इक्वेशंस फॉर एग्जांपल से x+2y=3 या 2x+3y=5, इस तरह की दो इक्वेशंस दे दी जाती हैं और आपको कहा जाता था कि इनको सॉल्व करें। आप रिकॉल करेंगे तो हम ये करते थे कि x वाले कोफिशिएंट्स को बराबर बना लें और फिर एक में से दूसरे को माइनस कर देते थे। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर इस इक्वेशन को उसमें से माइनस कर दिया। मान लिया ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो हम जनरली ये करते थे कि इक्वेशन 1 को 2 से गुना किया और इक्वेशन 2 को उसमें से माइनस कर दिया। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ हो जाएगा 2x+4y, यहाँ हो जाएगा 6। जब आप माइनस करेंगे x कैंसिल आउट और y की वैल्यू आ जाती है 1, और फिर y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में वापस रखकर हम x सॉल्व कर लेते हैं। आप पाएंगे कि x की वैल्यू 1 ही आ जाएगी। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेते थे, और इस मेथड को हम बोलते थे एलिमिनेशन मेथड। सेम एलिमिनेशन मेथड अब हम यहाँ यूज़ करेंगे, लेकिन ये मेथड हम इस फॉर्मेट में ना लिखकर हम दूसरे फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि मान लीजिए इसी मेथड को हम इन इक्वेशंस में लगाने लगे। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और इक्वेशन 3 है, तो एक वेरिएबल पहले हटाना होगा, फिर दूसरा वेरिएबल हटाना होगा, तो ये कंप्यूटेशन थोड़ी लेंदी हो जाती है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाती है। मेथड सेम हम लगाएंगे, लेकिन उसका लिखने का तरीका एक अलग फॉर्मेट का होगा, अलग तरीके का होगा।
सॉल्यूशन के लिए मैट्रिक्स फॉर्म में, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को Ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिखा जा सकता है मैट्रिक्स फॉर्म में, जहाँ मैट्रिक्स ए होगी कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स। अब हम इसमें एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलेंगे। इसमें हम ए के साथ मैट्रिक्स बी को कंबाइन कर लें, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास 1 1 1 2 5 7 2 1 माइनस, और मैट्रिक्स बी को कंबाइन कर लेते हैं साथ 9 52 0। इसको हम बोलेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप रो एक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे। आई रिपीट, रो एक्लन फॉर्म। यहाँ कोई भी कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे। तो रो एक्लन फॉर्म के लिए अब स्टेप्स रिकॉल करेंगे, तो हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री पर 1 बनाते हैं और उसके नीचे 0 बनाते हैं। और जब हमने एक्लन फॉर्म की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैंने ये भी कहा था कि कुछ बुक टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री को 1 बनाती हैं और कुछ बुक इसको इग्नोर भी करती हैं, वो बस टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री को नॉन ज़ीरो चाहते। तो यहाँ आगे हम जितनी भी एक्लन फॉर्म्स बनाएंगे, वहाँ ज़रूरी नहीं है कि हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री को 1 ही बनाएं, बस उस टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री को नॉन ज़ीरो रखने की कोशिश करें। तो यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री ऑलरेडी नॉन ज़ीरो है, 1 है। इसकी हेल्प से आप नीचे वाली 2 एंट्रीज को 0 करेंगे। ऑपरेशन अप्लाई होगा, सेकेंड रो में चेंज किया, सेकेंड रो -2 टाइम्स फर्स्ट रो, और थर्ड रो में चेंज होगा, थर्ड रो -2 टाइम्स फर्स्ट। एक्लन फॉर्म हम पहले कई बार कर चुके हैं, आप कंफर्टेबल होंगे ऑलरेडी। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं। सेकेंड रो में 2 टाइम माइनस कर देंगे फर्स्ट रो का, तो हो जाएगा 0 3 5 34। इसी तरह थर्ड रो में से 2 गुना माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 -1 -3 -18। जो हमने यहाँ 1 बना लिया, उसके नीचे 0 बना लिया, को इग्नोर करके आगे वाली एंट्री पर जाएंगे और उस एंट्री को नॉन ज़ीरो रखने की कोशिश करेंगे, या उसको भी हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए अभी हम इस -1 को ऊपर ले जाते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, सेकेंड रो की जगह पर हो जाएगी थर्ड रो, और थर्ड रो की जगह हो जाएगी सेकेंड रो। ये बीच में मैं डॉट इसलिए लगा रहा हूँ कि हमें ये क्लियर रहे कि ये वाला पार्ट मैट्रिक्स बी का है। एक्लन फॉर्म के लिए हमें इस एंट्री को 0 करना होगा, इसका 3 गुना यहाँ ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर से अप्लाई कर देते हैं, तो 3 चेंजेस टू रो 3 +3 टाइम्स सेकेंड रो, मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाएगी। दीज आर ऑल इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। ये हो जाएगा 1 1 1 9। सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं है, और थर्ड रो में ऐड कर देंगे 3 गुना करके, तो ये 0 -4 माइनस। अब क्योंकि हमने ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री को नॉन ज़ीरो बनाया और उसके नीचे 0 बना लिया, फिर उस कॉलम और रो को हटाकर फिर टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री नॉन ज़ीरो रखी और उसके नीचे 0 बना लिया, फिर उस कॉलम और रो को हटाकर टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंट्री नॉन ज़ीरो रखी और उसके नीचे कोई एंट्री नहीं है, तो हमारे स्टेप्स यहाँ कंप्लीट हुए।
तो आप एक्लन फॉर्म की डेफिनेशन से ये देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स रो एक्लन फॉर्म में है। मैंने यहाँ 1 नहीं बनाया है, ना इस पोजीशन पर 1 बनाया है। आप चाहें तो यहाँ 1 बनाकर भी रो एक्लन फॉर्म में पहुँचा सकते हैं। जब ये एक्लन फॉर्म में आ जाती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यहाँ से आप इक्वेशंस को फिर से लिखेंगे। रिकॉल करेंगे कि ये जो पार्ट थे ये वेरिएबल्स एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट और ये मैट्रिक्स बी का पार्ट था। तो यहाँ से नई इक्वेशन हो जाएंगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 0 है, तो होगी माइनस वाई माइनस 3z इक्वल टू माइनस 18। और तीसरी इक्वेशन होगी माइनस 4z इक्वल टू माइनस 20। मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है। बाय इक्वेशन 3 आप ये कह सकते हैं कि -4 जब कैंसिल होगा तो z की वैल्यू हो जाती है 5। और इस z की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2, अब 2 में पुट करेंगे तो पाएंगे कि -y -3 इंटू 5 इज -18। और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू है 3। -15 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 3। आपके पास z आ गया, y आ गया, दोनों को इक्वेशन 1 में रख। इस बार वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन 1। जब आप ये वैल्यूज यहाँ रखेंगे इक्वेशन 1 में तो ये हो जाती है x प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 9। यहाँ से x इक्वल टू 1 आया, तो आप कह सकते हैं कि सॉल्यूशन आता है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 और z इक्वल 5। अब आप इसे हमारे सबसे पहले वाले एग्जाम्पल के साथ रिलेट करें। अब देखें कि जब ये वाला एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया तो हमने पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके और सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर दिया था। इससे हमारा ये फ़ायदा हुआ कि हमारा एक वेरिएबल कम हो गया था। अब जब देखेंगे तो यहाँ भी हम लगभग वही काम कर रहे हैं। जब हमने ये रो ऑपरेशन अप्लाई किया, इस सेकंड रो में से फर्स्ट रो का 2 गुना माइनस कर दें, तो ये माइनस करते ही जैसे यहाँ 0 बनेगा तो यहाँ से x वेरिएबल हट जाएगा। इसी तरह जब यहाँ से 2 गुना माइनस होगा तो यहाँ से भी x वेरिएबल हट जाएगा। तो रो एक्लन फॉर्म में यहाँ नीचे 0 बनाने का मतलब हुआ कि हमने यहाँ से एक वेरिएबल हटा दिया है। तो ये ऑपरेशंस जो हमने लगाए हैं वो यही वाला काम है जो हम यहाँ करते आए हैं। फिर आप देखेंगे कि हमने रो को इंटरचेंज किया था, सेकंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज किया। सेकंड को थर्ड बना दिया, थर्ड को सेकंड बना दिया। तो ये कुछ अलग नहीं है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि हमने एक इक्वेशन जो कि ऊपर थी उसे नीचे लिख दिया और जो नीचे थी उसे ऊपर लिख दिया है। तो यहाँ रो इंटरचेंज का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हमने इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिख दिया है। तो इस तरह जब आप रो ऑपरेशंस लगाते हैं तो उससे जस्ट वेरिएबल कम करते हैं या रोज को ऊपर नीचे लिखते हैं। और जब आप
आगे फॉलो करते गए और फाइनल एक्लन फॉर्म आपके पास आई, इसका मतलब थर्ड इक्वेशन में से आप 2 वेरिएबल हटा चुके थे और सेकेंड इक्वेशन में से 1 वेरिएबल हटा चुके थे, जिससे कि हमारा इक्वेशंस को सॉल्व करना आसान हो गया। बैक सब्स्टिट्यूशन से हमने इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व कर ली। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि एक्लन फॉर्म में रो ऑपरेशंस लगाने का मतलब इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जस्ट ऊपर नीचे करना और वेरिएबल्स को कम करना होता है। मैंने स्ट्रिक्टली मना किया था कि आप कॉलम ऑपरेशंस नहीं लगाएंगे। मान लेते हैं कि अगर आपने कोई कॉलम ऑपरेशन लगाया, फॉर एग्जांपल सेकंड और थर्ड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने का मतलब है कि ये कॉलम आगे आ जाएगा और ये कॉलम पीछे चला जाएगा, और कॉलम्स आप देखेंगे तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरिएबल y के कोफिशिएंट और वेरिएबल z के कोफिशिएंट। तो जब आप दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे तो इनके कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे, और इक्वेशंस में कोफिशिएंट चेंज होने का मतलब है कि पूरी इक्वेशंस ही बदल जाना। तो ये ध्यान रखेंगे कि इक्वेशंस सॉल्व करते हुए एक भी कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, सिर्फ रो ऑपरेशन लगाएंगे, रो एक्लन फॉर्म निकालेंगे। तो अब अगर आप फिर से 10th क्लास के एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे तो जनरली उस टाइम पे दिमाग में यही आता था कि ऐसी कोई भी 2 इक्वेशन हमें दें, हम एक वेरिएबल कम करके सॉल्व करके x और y की वैल्यू बता देंगे। पर अगर आप इन 2 इक्वेशंस को लें और उस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें, तो इसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x, ये होगी 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, और फिर इक्वेशन 2 में से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, हाँ तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो हो गया 0। दूसरी तरफ 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इट इज़ एन इम्पॉसिबल केस। अगर ये इम्पॉसिबल है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो 2 इक्वेशंस थी इनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है x और y की जिसके लिए आप इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सके, जिस या जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। इसी तरह एक और सिचुएशन आप देखें, मान लेते हैं सेम इक्वेशंस x प्लस 2y इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन हम लेते हैं 2x प्लस 4y इक्वल टू 6, और सेम मेथड अप्लाई करते हैं। इसको 2 से गुना किया, इससे माइनस कर दिया, तो ये होगा 2x प्लस 4y टू 6, 2 गुना इसका यही होगा। माइनस करेंगे तो ये कैंसिल आउट, इधर भी कैंसिल, तो आपके पास आता है 0 इक्वल टू 0। अब ये एक इनवैलिड सिचुएशन तो नहीं है, पर इससे हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, जैसे कि हमें पहले वाले केस में मिल गया था कि हमने ये कैंसिल किया और सीधे y की वैल्यू मिल गई। लेकिन यहाँ हमें ऐसा कुछ नहीं मिला, पर ये एक इनवैलिड सिचुएशन नहीं है। और जब ये इनवैलिड सिचुएशन नहीं है तो हम ये डिक्लेयर तो नहीं करेंगे कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप यहाँ नोटिस करेंगे कि जो हमने इक्वेशंस ली थी उसमें सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का पूरा 2 गुना ही है, और जब किसी इक्वेशन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कोई नई इक्वेशन नहीं होती, सेम इक्वेशन ही होती है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक रिडंडेंट इक्वेशन है, कोई यूज़ नहीं है, तो आप हटा भी दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है।
एक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब हुआ कि एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। तो ऐसे केस में आप वाई की कोई भी वैल्यू रखिए, आपको एक्स की वैल्यू मिलती जाएंगी। मान लिया कि आपने वाई को 0 रखा, एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ वाई को 1 रखेंगे, एक्स की वैल्यू भी 1 हो जाती है। वाई को 2 रखेंगे, एक्स की वैल्यू -1 हो जाती है। इसी तरह आप वाई की वैल्यूज चेंज करते जाइए, एक्स की वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो आप पाएंगे कि y की हम बहुत सारी वैल्यूज़ रख सकते हैं। इनफैक्ट कि हम इनफाइनाइट वैल्यूज़ रख सकते हैं और हमें x की इनफाइनाइट वैल्यूज़ ही मिलती जाएगी। यहाँ x की वैल्यू 3 होगी, तो आप पाएंगे कि x की हमें इनफाइनाइट वैल्यूज़ मिलती जाएंगी y की इनफाइनाइट वैल्यूज़ के लिए। इस तरह की प्रॉब्लम में हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। तो ये हमने कुछ दो वेरिएबल की इक्वेशंस में देखा। अब अगर हमारे पास वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, इक्वेशंस ज़्यादा हैं, तो हम किस तरह से वो करेंगे ये देखते हैं। तो जब हमारे पास वेरिएबल्स और इक्वेशंस 3 या उससे ज़्यादा हो, तब हम किस तरह से इन सारी कंडीशंस को ऑब्जर्व करेंगे कि सॉल्यूशन है या नहीं है, इनफाइनाइट है। इसके लिए हम अपने पिछले एग्जाम्पल पर आते हैं। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था और ये हमारी इसकी एक्लॉन फॉर्म आई। यहाँ से हमने बैक सब्सटीट्यूशन से एक्स वाई जेड को सॉल्व किया था। इस सिचुएशन में आप ये ऑब्जर्व करें, अगर यहाँ -4 की बजाय 0 हो जाता, यहाँ -4 की बजाय 0 हो जाता, तो जो थर्ड इक्वेशन बनती वो आपके पास बनती 0x 0y 0z इक्वल टू -20। दैट मीन्स 0 इक्वल टू -20, जो कि एक इनवैलिड सिचुएशन है। और इनवैलिड सिचुएशन है तो इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसको अगर हम मैट्रिक्स की रैंक से रिलेट करें तो आप पाएंगे कि ये हमारे पास मैट्रिक्स ए थी और जब हमने कॉलम बी को साथ में जोड़ लिया तब हमने इसको लिखा था ए ऑगमेंटेड बी। यहाँ से जब इस पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो इस मैट्रिक्स ए की रैंक 2 है, क्योंकि इसमें 2 नॉन जीरो रो हैं और तीसरी रो 0 है। और मैं सिर्फ ए की बात कर रहा हूँ, साथ में बी को अभी इन्वॉल्व नहीं किया है। तो यहाँ से आप ये देखते हैं कि ए की रैंक आती है 2। और जब आप पूरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये ऑलरेडी एक्लन फॉर्म में ही है। यहाँ से आप देखेंगे जो ऑगमेंटेड की रैंक है, अब यहाँ तीनों रो नॉन ज़ीरो हैं। जब हम बी को भी इन्वॉल्व कर देते हैं पाएंगे कि तीनों रो नॉन ज़ीरो हैं, ऑगमेंटेड की रैंक 3 है। तो आपने ऑब्जर्व किया, अगर ए की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक से कम हो गई तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, वो हमेशा एक ऐसी ही इनवैलिड सिचुएशन बनाएगा। एक और दूसरी सिचुएशन हम ऑब्जर्व करते हैं। हमारे पास यही एक्लन फॉर्म आई थी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और पिछले सिचुएशन में हमने माना कि अगर यहाँ 0 एंट्री होती तो नो सॉल्यूशन वाला केस था, कोई सॉल्यूशन नहीं था।
अब एक सिचुएशन ये हो सकती है कि यहाँ भी ज़ीरो हो और यहाँ भी ज़ीरो हो, ये दोनों ही एंट्री ज़ीरो हो, ऐसी भी एक्लन फॉर्म बन सकती है। इस केस में आपकी जो फोर्थ इक्वेशन है, आप पाएंगे कि वो इक्वेशन हो जाती है 0 इक्वल टू 0। सिचुएशन तो वैलिड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड इक्वेशन थी उसका कोई यूज़ नहीं था हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में, वो एक्स्ट्रा थी, जैसा कि हमारे इस पर्टिकुलर केस में आ रहा था। सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का दोगुना ही थी, का कोई यूज़ नहीं था। इस केस में क्या हुआ था कि हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन बची और वेरिएबल दो थे। इस वजह से हम एक वेरिएबल को अपनी तरफ से वैल्यूज़ दे पा रहे थे, जिससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आसानी से मिल रही थी और हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा था। सेम इस केस में भी आप नोटिस करेंगे कि जब यहाँ ये इक्वेशन ज़ीरो हो जाती है, रिडंडेंट हो जाएगी, तो यहाँ हमारे पास दो इक्वेशंस बचती हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 और माइनस वाई माइनस 3z इक्वल टू माइनस 18। अब हमारे पास इक्वेशंस बची दो और वेरिएबल है 3। ऐसे केस में आप किसी भी एक वेरिएबल को अपनी तरफ से वैल्यू रखते जाएं, हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी और फिर उन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ रखेंगे तो तीसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आसानी से मिलती जाएगी। ऐसे केस में आप पाएंगे कि किसी भी एक वेरिएबल को आप अपनी तरफ से रखते चले जाइए, बाकी दो वेरिएबल्स की वैल्यू हमें आराम से मिल जाएगी। तो आप पाएंगे कि ये जो वेरिएबल है वो फ्री है, हमारी तरफ से कुछ भी रखा जा सकता है। ऐसे केस में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल फ्री है उसकी हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे अगर हमने z को 1 रखा तो यहाँ से y की वैल्यू होती है 15 और जब z और y को यहाँ रखेंगे x की वैल्यू हो जाती है -7। इसी तरह जब आप z को 2 रख देंगे तो y की वैल्यू है 12 और जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ रख देंगे x की वैल्यू हो जाती है -5। तो इस तरह आप z की वैल्यूज़ रखते चले जाइए और इन वैल्यूज़ के हिसाब से आपको y और x की वैल्यूज़ मिलती चली जाए और ऐसी वैल्यूज़ आप इनफाइनाइट रख सकते हैं। तो इसलिए इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इस कॉन्सेप्ट को हम रैंक से रिलेट करते हैं। आप ऑब्जर्व करें कि जो हमारा सबसे पहली सिचुएशन थी एक्लन फॉर्म की, उसमें एक ही रैंक 3 है और पूरी मैट्रिक्स ऑगमेंटेड की रैंक भी 3 है, क्योंकि यहाँ 3 नॉन जीरो रो है एक्लन फॉर्म में और यहाँ भी 3 नॉन जीरो रो है एक्लन फॉर्म में। इस केस में एक ही रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल ही है। इसी तरह इस पर्टिकुलर केस में यहाँ एक ही रैंक आप पाएंगे कि वो 2 है, कि नीचे वाली रो तो कम्प्लीटली ज़ीरो है और ऑगमेंटेड की रैंक भी 2 ही है। तो इन दोनों केसेस में हमें सॉल्यूशन मिल रहा था। यहाँ भी हमें सॉल्यूशन मिल गया, हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली और यहाँ भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल रही है, इनफाइनाइट मिल रही हैं और वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो जब जब दोनों मैट्रिक्स की रैंक इक्वल है तब तब हमें सॉल्यूशन मिल रहा है और
जब ए की रैंक ऑगमेंटेड की रैंक से कम रह गई थी तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। इसी कॉन्सेप्ट को आप अब शॉर्ट में लिख सकते हैं। अगर मैट्रिक्स ए की रैंक मैट्रिक्स ए की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक से कम रह जाती है, या आप कहें कि ए की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के बराबर नहीं है, इस केस में हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर रैंक इक्वल है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक मैट्रिक्स ए की रैंक के इक्वल है, इस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमने ये भी देखा कि सॉल्यूशन इनफाइनाइट भी आ रहा है एक जगह, और एक जगह सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आया था। इसको भी आप ऑब्जर्व करें। जो सबसे पहली सिचुएशन थी, यहाँ आप देखेंगे कि z की वैल्यू फिक्स आती है, और उस वैल्यूज़ को जब हम यहाँ रखते जाते हैं तो y की वैल्यू और x की वैल्यू आ जाती है जो कि फिक्स आती है। तो यहाँ सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलता है हमें, और उसका बड़ा कारण ये है कि कोई भी वेरिएबल हमारा फ्री वेरिएबल नहीं बन पाया था। जितनी इक्वेशंस बची थी एक्लन फॉर्म में, उतने ही हमारे पास वेरिएबल्स थे। इस वजह से कोई भी वेरिएबल फ्री वेरिएबल नहीं बन पाया, और जब फ्री वेरिएबल नहीं बना तो सॉल्यूशन यूनिक रहा। ऐसे केस में अगर ये रैंक इक्वल होती हैं, इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर ये रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ गई, तो फिर आप कहेंगे इस केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा, फिक्स सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन, क्योंकि उस केस में कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं बचेगा। जैसे यहाँ मैट्रिक्स की रैंक और ऑगमेंटेड की रैंक 3 थी, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी 3 ही है, एक्स वाई जेड। जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर रैंक हो जाए तो यूनिक सॉल्यूशन, और अगर रैंक कम रह जाए नंबर ऑफ वेरिएबल्स से, जैसा कि इस केस में हुआ था, यहाँ रैंक 2 हुई मैट्रिक्स की, जबकि हमारे पास वेरिएबल 3 थे, तो हम एक वेरिएबल को फ्रीली चूज कर पा रहे थे। ऐसे केस में हमारे पास एक फ्री वेरिएबल हुआ, और फ्री वेरिएबल हो गया, तो फिर हम ये कहेंगे इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो शॉर्ट में मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अगर दोनों मैट्रिक्स की रैंक बराबर नहीं हुई तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और अगर दोनों की रैंक बराबर हो जाती है तो फिर हम कहेंगे कि सॉल्यूशन मिलेगा। अब अगर सॉल्यूशन है तो फिर हमें ये बताना है कि वो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। उसको हम रिलेट करेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स के साथ। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स रैंक के इक्वल हैं
तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन यूनिक है। और अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स रैंक से ज़्यादा हैं उस केस में हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये मैं मेंशन करना भूल गया था कि जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है। जनरली सारी बुक्स इसे इसी तरीके से कहती हैं कि जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम बोलते हैं कि वो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। और अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको हम कहते हैं कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो कहते हैं कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट। आई होप कि अब आप किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के प्रॉब्लम में ये आसानी से डिसाइड कर पाएंगे उन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता भी है तो वो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब आप उसे आसानी से जज कर सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट को और डिटेल में एग्जांपल्स के साथ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें हम तीनों टाइप के नो सॉल्यूशन और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो यूनिक है और इनफाइनाइट है, तीनों टाइप के एग्जांपल्स अगली वीडियो में करेंगे। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, जो हम यहाँ नोट्स लिख रहे हैं इन नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल होम हायर मैथ्स पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।